यू कैन सी द स्क्रीन, है ना? स्क्रीन दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है, अब यस देखो। मैम। ओके फाइन, म्यूट कर लेना। यस मैम। म्यूट कर लो। स्टूडेंट्स देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे क्वेश्चन को समझना। पहली चीज, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आपका कंटेंट इररिलेवेंट, डेविएटेड, स्कैटर्ड, बहुत कुछ ऐसा आपको खुद भी लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को समझना, और ऐसे क्वेश्चन का जो की कंपोनेंट्स है ना, उसको फोकस, उसको केंद्र में रखो, सेंटर में रख के, और फिर आप शुरू करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये चीज, किस तरह से जनरल कंपोनेंट, स्पेसिफिक कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया यू शुड ओपन द एसे क्वेश्चन पार्शियली इन इंट्रोडक्शन, हल्का सा दिखाओ, ठीक है? और उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ ऑनवर्ड्स यू कैन एक्सपोज द essay question and you can write you can build the relationship between the whatever components they are in the question, ठीक है? वो सब हमने पढ़ लिया। फिर कंक्लूजन में, कंक्लूजन बहुत पावरफुल हो जाता है यदि आपके सारे की कंपोनेंट्स ऐसे क्वेश्चन के उस कंक्लूजन में रहते हैं। मगर कभी कभी पॉसिबल नहीं रहता है, जैसे मेरा कंक्लूजन में, मेरे हर कंक्लूजन में अगर किसी के पास भी बुक है, सारे की कंपोनेंट्स नहीं रहते हैं, तो कभी मगर मेरे ध्यान में रहता है कि हमें डालना है, ठीक है? तो कोशिश आपकी भी यही रहनी चाहिए। अब हम राइटिंग मेन बॉडी में आते हैं। The most common method of structuring an essay is breaking it up into paragraphs. अब स्टूडेंट्स में से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सारी चीजें क्या हम डाल सकते हैं? तो स्टूडेंट्स मत करना, ठीक है? ये 300 वर्ड्स का है, और 300 वर्ड्स में आप कोशिश करो लिखने का। जब पता है हम एक तो जीएस का क्वेश्चन जो होता है, जो सिविल्स में आता है, तो जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आप है ना आराम से डायग्राम, मैप से आप है ना अपना जो भी है वो आप बता सकते हो, ठीक है? वो जीएस का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आंसर होता है, राइट? मगर ये ऐसे है, ऐसे में ना जो ब्यूटी है ना वो खत्म हो जाती है जब हम मैप, बार डायग्राम, ये सब चीज हम बनाते हैं। अच्छा, अब जो सिविल्स में ऐसे आते हैं वो 1200 वर्ड्स के होते हैं। तो 1200 वर्ड्स में यू हैव गॉट सर्टेन स्पेस, सर्टेन फ्रीडम, लिबर्टी टू मेक ड्रॉ मैप, ये सारी चीजें। मगर इस 300 वर्ड्स में आपको ये काम नहीं करना है ना। पॉइंट वाइज लिखना, अगर मैंने यहाँ पे पैरा लिखा है तो इसका ना पैराग्राफ, पॉइंट वाइज मत लिखना। हेड, सब हेडिंग, हेडिंग देते हैं वो मत करना। मैप, ये सब कुछ भी नहीं बनाना है, ओके? Now, in this technique, besides introduction and conclusion, there will be 3 or 4 paragraphs constituting the main body. 3, 4, वो तो depend करता है आपका structure क्या है। 5 paragraphs भी हो सकते हैं, wherein the candidates have to fit in all their relevant content. In the main body, you have to justify the essay question by building a bridge between its key component. बहुत important है। अब देखिए, जब essay मैंने आप लोगों का evaluate किया था, तो एसे में क्या कर रहे थे आप लोग? कुछ स्टूडेंट स्पोर्ट्स, उनका एसे है ना, इट वाज वेरी मच या हेवीली टिल्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द की कंपोनेंट। जैसे कोई कोई है ना स्पोर्ट्स नेशनलिज्म के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? उसको ना भूल गया सोशल कोहेजन से कनेक्ट करने का। कोई कोई सोशल कोहेजन के बारे में बात कर रहा है मगर भूल गया स्पोर्ट्स नेशनलिज्म से कनेक्ट करने का। इसीलिए अगर आप चाहते हैं रेलिवेंट रहे आपका कंटेंट, तो एक आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा। इसमें तो इजी था क्योंकि सिर्फ 2 ही की कंपोनेंट से, और आपको उसके बीच में रिलेशनशिप आपको बिल्डअप करना था, ठीक है? इन द एब्सेंस ऑफ दिस ब्रिज, योर कंटेंट विल लुक डेविएटेड एंड स्कैटर्ड. Here are the steps to be followed to make your content look coherent and connected. चलिए, first step. On seeing the essay question, your mind may get overloaded with innumerable ideas, facts, concepts, evidence, examples, current issues, data related to the essay question. जो स्टूडेंट्स पढ़कर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम देते हैं ना, बहुत अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, तो ना जब भी उनको ऐसे क्वेश्चन दिखता है ना, तो उनको ऐसे क्वेश्चन यूजुअली अनफेमिलियर नहीं लगता है, उनको फेमिलियर लगता है। और तुरंत ऐसे क्वेश्चन पढ़ते ही उनको दिमाग में आने लगते हैं, अरे ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं।
और ऐसा भी हो सकता है, इट मे ऑल्सो हैपन दैट योर माइंड मे गो ब्लैंक, ऐसा भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है. इन बोथ द सिचुएशंस यू मस्ट डायसेक्ट, split the essay question, संधि विच्छेद करो essay question का, and identify its key components in order to have its thorough understanding. बहुत जरूरी है. This approach will also save you from misinterpretation of the essay question. essay question को misinterpret करते हैं, तो हिंदी में ही पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज, ऐसे क्वेश्चन का संधि विच्छेद करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, संधि विच्छेद करो, उसका चीर फाड़ करके उसके अलग अलग की कंपोनेंट्स को निकालो, फिर देखो कि उन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप मुझे बिल्डअप करना है तो कैसा रिलेशनशिप होगा. कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप होगा, या एडवांटेजेस वाला रिलेशनशिप होगा, डिसएडवांटेजेस का. फाइन. सेकेंड स्टेप, अब आपको क्या करना है, जॉट डाउन इन अ रफ पेज ओनली 3 or 4 pieces of content, यानी idea that is strongly connected to the specific component of the essay question. If you take a look at the 2020 essay question, ensuring social justice is a human right, I have included only 3 pieces of content in the main body. अब बोल रहा है कि सोशल जस्टिस है ना, लोगों का राइट्स है, ह्यूमन बींग्स का राइट है, ये सोशल जस्टिस यही बोल रहा है. तो ये चीज इंश्योर करना है कि हर ह्यूमन बींग को सोशल जस्टिस मिले, ये है ऐसे क्वेश्चन. तो सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट, ये दो की कॉम्पोनेंट है. अब उसमें मुझे ब्रिज बनाना है, राइट. तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि किसको सोशल जस्टिस नहीं मिलता है, किसके पास ये राइट अवेलेबल नहीं है, सोशल जस्टिस वाला राइट किसके पास नहीं है, पुअर पीपल के पास नहीं है. तो एक पैराग्राफ मैंने पूरा पुअर पीपल पे डिवोट किया है, जिसके पास बुक है वो देख लेना. और इसका मैंने 2020 का, अगर यूट्यूब चैनल में जाओगे ना, तो 2020 का ऐसे क्वेश्चन भी अपलोड किया है, तो उसमें भी आपको दिख जाएगा. स्टेटलेस इंडिविजुअल्स, उनके पास भी सोशल जस्टिस नहीं है, और ये इनके पास भी सोशल जस्टिस नहीं, इनको ये राइट्स नहीं मिली है. 3 पैराग्राफ, 3 डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में मैंने बात कर ली, खत्म. अब जब मैं स्टेटलेस इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसमें मैं इसको और इसको कनेक्ट कर रही हूँ, एक बार आप देखना. ठीक है. Such method will help you in controlling your tendency to include anything and everything. अगर आपने छोटा सा रफ ड्राफ्ट, that will take only 2-3 minutes. अच्छा, किसके पास नहीं है, 1 2 3, बस मुझे इसके बारे में लिखना है. ठीक है. तो इससे क्या होगा, सब कुछ जो दिमाग में जो चल रहा है ना कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, तो वो चीज आपकी नहीं रहेगी, सब कुछ इंक्लूड करने की टेंडेंसी भी नहीं रहेगी. और जिसका माइंड ब्लैंक भी हो गया है ना, जब वो की कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेगा, ऑटोमेटिकली अगर पढ़ लिख के बंदा गया है ना एग्जाम देने, उसको अपने दिमाग में ये सारी चीजें आ जाएंगी. द कैंडिडेट्स विद सच टेंडेंसी मेक देयर एसे लुक लाइक अ जंगल ओवरग्रोन विद वर्ड्स. ठीक है. तो आपका ना ऐसे इस तरह से नहीं लगना चाहिए, कि जो भी है. Likewise, the content must be such as they build the relationship between different key components. तो आप लोगों का जो ऐसे था सोशल नेशनलिज्म, स्पोर्ट्स नेशनलिज्म वाला, उसमें वो रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक ही का मुझे दिखा था कि हाँ कोशिश, ऐसा नहीं था कि उसका इससे बहुत अच्छा था, मगर कोशिश जरूर की थी कि एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने की. In this regard, the second paragraph, mute कर लेना students, mute. I can't be mute. Anyways, likewise, the content must be such as they build the, in this regard, the second paragraph after introduction, second paragraph is very crucial as it exposes the essay question completely by explaining the relationship between its key component. So second paragraph में you have to expose the essay question. Expose करने के बाद जो keywords, key components, उसके relationship भी explain कर दो एक line में, और फिर उसके बाद elaborate तो करते रहना है. ठीक है. तो first step आपको essay question को समझना है. Second step you have to make a rough note. थर्ड स्टेप, और ऐसा नहीं है कि यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल दीज स्टेप्स, ऐसा नहीं है, वो अपने आप हो जाता है. ठीक है. अलॉट 1 पैराग्राफ टू ईच पीस ऑफ कंटेंट, जैसे स्टेटलेस इंडिविजुअल उसके लिए 1 पैराग्राफ, पुअर पीपल उसके लिए 1 पैराग्राफ. ईच पीस ऑफ कंटेंट रिप्रेजेंट्स 1 आइडिया अबाउट द स्पेसिफिक कंपोनेंट. Elaborate that idea by giving supporting evidence.
every part of expression of the idea should be completed. Incomplete मत छोड़ो, जैसे कि आपने प्रेसे में किया है, इनकम्प्लीट छोड़े कुछ और बात करने लग गए, फिर उस जो इनकम्प्लीट छोड़ा था उसको 15-20 लाइन के बाद आपने उसको कंप्लीट किया, वो काम नहीं करना है एस्से में भी. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द नेक्स्ट थॉट बिफोर एंडिंग द फर्स्ट. ये चीज भी स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग्स है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, अरे ये भी लिखना है, वो भी लिखना, बहुत पढ़ लिखते जाते हैं, बहुत कुछ पता होता है, तो फिर क्या करते हैं, जो थॉट उनके, जो पेन जिस थॉट पे काम कर रहा है ना, तो आपका दिमाग क्या करता है, पेन को उस थॉट पे काम करने को, मतलब आप उसको इनकम्प्लीट छोड़ के पेन दूसरे थॉट पे शुरू हो जाता है काम करना, वो आपके दिमाग की वजह से ऐसे होता है. तो ऐसा काम नहीं करना है, जो भी आप लिख रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करो. फिर यू डिसाइड कि अब ये खत्म हो गया है, तो मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट पीस ऑफ कंटेंट लूं. ऑल्सो डू नॉट जस्ट एसर्ट समथिंग इज ट्रू, प्रूव इट विद सपोर्टिंग फैक्ट्स. सिर्फ अब जैसे मुझे ध्यान आ रहा है ऐसे में स्पोर्ट्स नेशनलिज्म हैज ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस, किसी ने लिखा था, तो मैंने बोला कि कौन सा चेंजेस लेकर आए हो, बताओ भाई. सिर्फ बोलने से हो जाएगा, उसको सपोर्ट करो. 2-3 लोगों का मैंने इसी तरह से लिखा है. किसी किसी को लिखा है, डू नॉट टॉक इन एयर, हवा में बातें मत करो. इसका मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ ये सारी चीजें. तो above all you must try to connect your idea with the relevant current issue. देखो वो तो डिपेंड करता है, मैंने लिखा है relevant current issue, मगर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें जरूरी नहीं होता है कि करंट इशू को से कनेक्ट करें, ठीक है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें याद ही नहीं आ रहा है करंट इशू, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको मतलब आपको मार्क्स जरूर से मिलेंगे यदि आपने अपने ऐसे क्वेश्चन अपने कंटेंट में की कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप कर दिया है. आपको मार्क्स मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, ठीक है, चाहे आपने करंट दिया हो नहीं दिया हो. मगर दोगे तो अच्छी बात है, मगर नहीं याद आएगा तो जबरदस्ती तो नहीं लिख सकते हो ना. Such substantiation makes your content rich, weighty and authoritative, but be mindful of the fact not to include too many examples. बहुत सारे एग्जाम्पल मत दिया करो, एक आइडिया के लिए एक पीस ऑफ एविडेंस सफिशिएंट है. ओके. Fourth step, follow the same procedure with other paragraphs. The only difference is that you are dealing with different idea in the following paragraphs. Fifth step, there should be continuity between paragraphs. Don't jump from one para to another. शुभम का एस्से, तो शुभम क्या कर रहा है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ जंप मारता जा रहा है, कुछ नहीं पता उसको क्या लिख रहा है. और बीच बीच में मुझे लग रहा है कि कितना रेलेवेंट लिखा है इसने, कहीं कहीं से ना कुछ मुझे ना जेम मिल रहे हैं इसके एस्से में. तो ये जो जंप करना ना एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ, ये कभी इस तरह से नहीं करना चाहिए. दूसरी चीज, पैराग्राफ अगर ये लिखा है तो आप लोग को, अच्छा इसमें मैंने तो एग्जाम्पल भी दिया, चलो ठीक है. Make your shift seamless and smooth by using conjunction or the words of the previous paragraph to connect with the next paragraph. देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, मैं ये बोल रही हूँ, जैसे ये वाला लास्ट मैं पढ़ लेती हूँ इसको. इंडिया इन द 21st century striving for security, earth is not for humans only. ये आपका क्या है, अच्छा ठीक है. एक द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग, ये क्वेश्चन था, इसका मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ लिखा है. तो रोल ऑफ इंडियन आर्मी का ये वाला है. इंडिया इन द 21st century striving for security, justice, economic development, social unity, which are the pillars of nation building. Security comes first in this order because the other pillars will be firmly grounded only if the nation security remains intact. ठीक है, nation security remains intact. अब इसी वर्ड को मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में इन एंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. गॉट माय पॉइंट. तो जंप नहीं किया है, मैंने प्रॉपर कनेक्शन बिल्डअप किया दोनों पैराग्राफ के बीच में, ताकि पैराग्राफ है ना अलग थलग ना लगे, ऐसा नहीं लगे कि ये पैराग्राफ इधर का है वो पैराग्राफ उधर का है, यू नो, कनेक्टेड लुक आए दोनों के बीच में. फाइन. अब वैसे ही ये जो था, the earth is not for humans only, ठीक है, इसमें देखो, a planet, the earth, is home to an incredible diversity of living organisms, and humans make up just
sorry, living organism, and humans make up just itna % of Earth's life. As revealed, humans are the most insignificant creatures on this planet, but dangerously the most dominant ones. Their their dominance is evident from the fact that the humans have consumed most of the resources of the earth, leaving almost nothing for other species to survive on. Resultantly, मैंने ऊपर में क्या किया, मैंने ये वर्ड को ही यहाँ पर रिपीट कर दिया जिससे कनेक्शन हो गया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लिंकिंग वर्ड डाल दिया. Resultantly, other species who have right to live on earth are facing extinction. ठीक है, ऑलमोस्ट नथिंग फॉर अदर्स टू सर्वाइव ऑन, फेसिंग एक्सटिंक्शन. इसकी वजह से परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप जो भी है ना. तो ना पैराग्राफ के बीच में कनेक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है. दो लाइंस के बीच में कनेक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है. अब जैसे results in the extinction of 1 million out of 8 million species on earth, extinction, this sixth extinction. तो ये this से मैंने इस वाले लाइन को कनेक्ट किया है. ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा एंटी एनवायरमेंटल एक्शन डेमोन्स्ट्रेट दैट ह्यूमंस हैव एन एक्सक्लूसिव राइट टू लिव ऑन अर्थ एंड यूज इट्स वेल्थ. फिर मैंने इसका एग्जांपल यहाँ पर दे दिया. तो देखो, लाइन टू लाइन कनेक्टिविटी, पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी, ये चीज प्रेसे में होनी चाहिए, ये चीज रिपोर्ट में होनी चाहिए. आर्गुमेंट में तो जरूरत नहीं है. ठीक है, जो बात कर रहे हो उसको कंप्लीट करो. कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सेगमेंट में आओ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आओ. ये बहुत जरूरी है, इससे आपकी मैच्योरिटी भी दिखाती है. एनीवेज, मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पहले. Make your shift seamless and smooth by using conjunction or the other words of the previous paragraph to connect it with the next paragraph. In this way, your content in the body paragraphs will not look scattered and disjointed. Take a look at the. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Standard guidelines for essay writing. Being able to write an effective essay is a vital part of CAPF paper to exam. It requires synthesis, यानी पूरा जोड़ना, relevant content in an organized manner. The following are the basic guidelines for essay writing that will allow you to create an impressive essay. You don't have to agree with the stand taken by the question. Sports nationalism fosters social cohesion. जरूरी नहीं है कि आप ना इस के फेवर में लिखो, आप इसके अगेंस्ट में भी लिख सकते हो. आप पूरा का पूरा फेवर में भी लिख लो, आप पूरा का पूरा अगेंस्ट में भी लिख लो. जैसे मैंने ये वाला ऐसे जो तैयार किया है, इसमें मैंने एक पैराग्राफ, सिर्फ 2 ही पैराग्राफ लिया है, एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, और इसके बीच में सिर्फ 2 ही पैराग्राफ है. सेकेंड पैराग्राफ में मैंने स्पोर्ट्स नेशनलिज्म फॉस्टर सोशल कोहेजन इसका फेवर में बोल दिया, और नेक्स्ट पैराग्राफ में स्पोर्ट्स नेशनलिज्म इसके अगेंस्ट में बोल दिया. बस, तो ये एक बैलेंस्ड ओपिनियन हो गया. मगर आप अगर कोई और ऐसे क्वेश्चन अगर आप मेरा देखोगे पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि जब जेंडर इनइक्वालिटी ये सब की बात आती है, तो यूजुअली नॉट जेंडर इनइक्वालिटी, मगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमें फेवर में ही बोलना पड़ता है. जैसे अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, इसमें हमें फेवर में ही बोलना पड़ेगा. ठीक है, और कहीं कहीं पे आप अगर पढ़ोगे ना मेरे ऐसे क्वेश्चन, तो कहीं आपको लगेगा कि पूरा फेवर में है, पूरा अगेंस्ट में, और कहीं बैलेंस्ड अप्रोच लगेगा. तो वो डिपेंड करता है आपके पास क्या कंटेंट है. ठीक है, You can write in favor against essay question, but do not contradict yourself. अपने आप को contradict मत करो. Pick a position and stay true. Never put things in positive frame that are universally considered negative and vice versa. जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, reservation must be uprooted. ठीक है, तो ये जो है ये ना पूरा नेगेटिव है, इस तरह से आप लोगों को नहीं लिखना चाहिए. ओके. For example, one must not say that terrorism under certain conditions is equivalent to a freedom struggle, even though quotes like one man's terrorist is another man's freedom fighter are quite common. ये quote है, ठीक है, मगर इसको आपको नहीं, ऐसे quotes नहीं डालने चाहिए. Okay. Your content should resonate with the given essay question. बहुत important है. जो ऐसे क्वेश्चन है ना, जो पूछ रहा है ना, बस उसी का जवाब दो, आगे पीछे मत बात करो. इससे क्या होगा कि ये ना मतलब वर्ड्स आपके अननेसेसरी कंज्यूम नहीं होंगे. ठीक है, डोंट स्ट्रे,
यानी क्वेश्चन से आप डाइवर्ट मत हो. Don't stray from the question merely to fill up the word count. Instructors are usually quite adept at detecting bluffing. कोई अगर ब्लफिंग कर रहा है ना कैंडिडेट तो ऑब्वियसली पता चल जाता है. दे गिव नो क्रेडिट फॉर सच एलैबोरेशन. आई हैव फाउंड कैंडिडेट्स राइटिंग डाउन एवरीथिंग दे नो अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक विदाउट रिलेटिंग टू द क्वेश्चन. मतलब सपोज स्पोर्ट्स नेशनलिज्म फॉर सोशल क्वेश्चन, तो स्पोर्ट्स के बारे में जितना पता है वो लोग बता देंगे, हिस्ट्री बताना शुरू कर देंगे. फाइन. सोसाइटी के बारे में, राइट्स के बारे में बहुत कुछ बताना शुरू कर देंगे. जैसे कि अभी वाला जो ऐसे क्वेश्चन था, इसमें स्टूडेंट्स ने लिखा था किस तरह से स्पोर्ट्स फिजिकल फिटनेस के लिए जरूरी है. तो ये तो कनेक्टेड ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन से. फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स मानती हूँ कनेक्टेड है दोनों, मगर ऐसे क्वेश्चन तो कुछ और ही पूछ रहा है. आप क्या बोल रहे हो? तो यही चीज है कि they whatever they know they write without relating to the question. For instance, in the CAPF essay 2018, reservation suppresses civil dynamism. If you talk about history and objective of reservation without touching upon its effect on civil dynamism, you have failed at creating the link between the two components. अब स्टूडेंट्स को लगता है रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनेमिज्म. अब रिजर्वेशन की पूरी हिस्ट्री आ गई, सब कुछ आ गया, मगर उस रिजर्वेशन सिविल डायनेमिज्म को कैसे इफेक्ट कर रहा है वो चीज तो आई नहीं, तो कैसे मार्क्स मिलेगा? यही सारी चीजें आप लोगों ने इस बार ऐसे क्वेश्चन अपने आंसर्स में किया है. इन सच केस योर एसे गेट्स स्ट्रेट फ्रॉम इट्स मेजर एस्पेक्ट एंड वोंट फेच मार्क्स. नेवर क्लटर योर एसे कंटेंट विद टू मेनी फैक्ट्स एंड डेटा. ये मैं बार बार कह रही हूँ, ओवर क्राउडेड मत करो, है ना. 3-4 पैराग्राफ लिखो और एक एक पैराग्राफ के लिए एक एक पीस ऑफ कंटेंट होना चाहिए. उस एक पीस ऑफ कंटेंट को एलैबोरेट करो, फिर दूसरा उसके अंदर इंसर्ट मत करो. Try to list 2 or 3 facts to substantiate the links between the key components of the essay question. For instance, in the essay question, sustainable farming is the need of other than rhetorical promise. I have given 2 schemes. सिर्फ मैंने इस essay question के आंसर में सिर्फ 2 स्कीम दिया है, ठीक है, that I initiated for sustainable farming and then stated why these schemes seem to be rhetorical. Rhetorical मतलब सिर्फ खोखला, सिर्फ बोलने के लिए, सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है मगर कुछ है नहीं इसमें. तो मैंने सिर्फ इस 2 के बारे में बताया और फिर इसको कनेक्ट कर दिया रेटोरिकल प्रोमिसेस. यानी सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए ये 2 स्कीम इनिशिएट की गई और ये कैसे रेटोरिकल प्रोमिसेस है ये बता दिया, खत्म. इन दिस वे विदाउट कंज्यूमिंग मेनी वर्ड्स आई हैव जस्टिफाइड द ऐसे क्वेश्चन. Do not criticize government policies unnecessarily without backing them with strong evidence. कोई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम रूलिंग पार्टी है क्या क्रिटिसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मगर क्रिटिसाइज कर रहे हो मगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है, तो फिर क्या करोगे क्रिटिसाइज करके? डू नॉट साइट एनी इशू दैट आर वेरी मच सेंसिटिव एंड क्लोज टू द रूलिंग पार्टीज. Do not cite any issue that are very much sensitive and close to the ruling party's heart. Even a slightest remark on the issues may land you in trouble. It is therefore strongly recommended to avoid quoting such provoking issues in your answer. देखो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, ठीक है, मगर कुछ गवर्नमेंट के ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं और काफी फीलिंग्स से अटैच होते हैं, फीलिंग्स से बहुत ज्यादा ही होते हैं. जैसे 370 अयोध्या, आप लोगों को भी पता है इसमें सेंटिमेंट्स जुड़े हुए, गवर्नमेंट के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है. तो ऐसे चीज को ना मत कोट किया करो. और ऐसे क्वेश्चन, और आप सोचो कितना बड़ा मुद्दा था ये सारा, एक भी क्वेश्चन नहीं आया और हम जो फैकल्टीज थे ना हमें पता था कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर फिर भी मैंने इस पे एक क्वेश्चन जरूर बना दिया था फेडरलिज्म से कनेक्ट करके, मगर एक भी क्वेश्चन नहीं आया. क्यों? क्योंकि ये रूलिंग पार्टी के सेंटिमेंट से एकदम रिलेटेड है, कनेक्टेड है. आप लोगों को भी इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट के सेंटिमेंट्स को समझ जाओ. हाँ, ये गवर्नमेंट का सेंटिमेंट है, इसको हम उठाएंगे ही नहीं, हमें ये साइट ही नहीं करना है, ठीक है. हालांकि मैंने सीए का साइट किया मगर मैंने बहुत होता है ना सिर्फ सरफेस लेवल में टच करके आगे बढ़ गई, इसके अंदर मैं नहीं घुसी हूँ, ये चीज ध्यान रखना है. और ऐसे जो नॉर्मल स्कीम्स है उसको तो आप, अब जैसे इनका प्राइवेटाइजेशन का स्कीम है, कर
उसको क्रिटिसाइज कर लो, करना है तो ठीक है। Do not commit the errors of hasty or sweeping generalization that may weaken your content. Use evidence to avoid generalization. If you assert that all women, generalization का मतलब क्या है? सभी कोई have been oppressed. What evidence can you use to support this over general statement? Actually ये वाला एक student ने लिखा था, तो मैंने इसी को quote कर दिया. Statistics, examples, expert opinion, constitutional provisions are crucial and they make your content authoritative. At no point should one try to support an idea that is unconstitutional or undemocratic. 7th पॉइंट के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है। अपना प्रेजुडिस, अपना बायसनेस, सब कुछ अपने पास रखो। हम सभी के अपने अपने प्रेजुडिस हैं, अपने, ठीक है, अपने प्रेफरेंसेस हैं, मगर उसको जरूरी नहीं है आपको दिखाना है। कहीं से भी आपका रिलीजन, कास्ट, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड कुछ नहीं पता चलना चाहिए, जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी कुछ नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। The content of your essay must be accurate. Distortion or falsification of facts is strongly disapproved. Avoid emotional language that sounds irrational, ठीक है। जैसे जो भी है, जैसे 370, अगर सपोज कोई कश्मीरी है ना, और वो क्वेश्चन आ गया आपका 370 पर, तो वो इमोशनल होके लिखेगा तो कैसे लिखेगा? वो गवर्नमेंट को तो पूरा का पूरा उसका बंटाधार कर देगा। तो इमोशनल होके कुछ नहीं लिखना। अगर आपको जो भी आप लिख रहे हो इसमें लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए। डू नॉट रेज क्वेश्चन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ना, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, वो मत फ्रेम करना। किसी ने किया है ये, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है, शायद रणविजय ने किया है, याद नहीं मैंने आ रहा। किया है वो। क्या नाम है आपका? राहुल। हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस मत फ्रेम करना, क्योंकि आप पहले तो इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करोगे तो उसमें वर्ड्स जाएंगे, फिर उसका आंसर करोगे वर्ड्स जाएंगे, सीधे से आंसर ही कर दो ना, वर्ड्स बचेंगे ना। अवॉइड राइटिंग इन द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। आई एंड यू नहीं लिखोगे, बिल्कुल नहीं। किसी ने लिखा है, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। पूरे एंटायर आंसर शीट में नहीं लिखना है आई एंड यू, एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ओपिनियन पूछ रहा तब आई लिख सकते हो, मगर उसमें भी यू नहीं आएगा। एग्जामिनर को क्यों घसीट रहे हो? राइटिंग इन पॉइंट्स और हेडिंग वाइज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। डू नॉट इंसर्ट फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, ये सब मैंने पहले ही बता दिया है। दिस क्रिएट्स एन इंप्रेशन एग्जाम दैट यू हैव फेल्ड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन वर्ड्स, सो इट इज बेटर टू राइट पैराग्राफ वाइज। नेवर कोट एनी पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स नेम, ये भी मैंने बात कर ली थी। कोई कहीं कहीं पे अनअवॉइडेबल होता है, ठीक है। कोई स्टूडेंट्स मोदी भक्त होते हैं, तो फिर आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल हो जाओ। वर्ड्स अननेसेसरी कंज्यूम हो रहे हैं, टाइम आप लोगों का अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज है, आप सीधे द गवर्नमेंट लिख लो। Keep your sentences and uses of words simple and plain. Do not use any quotation or idioms or jargons that consume lot of words. एक तो पहली चीज है, बीच में कोई भी quotations नहीं देना। मैंने इतनी बार कहा है कि conclusion में कोई quotation मत दो, मगर फिर भी students ने दिया था इस बार, ठीक है। Keep your sentence short. Long sentences make their meaning vague and long sentences. मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी ये इंस्ट्रक्शन दिया है, प्रेसी, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, हर जगह आपको ये इंस्ट्रक्शन मिलेगा। Academic writing always takes on formal tone. It should be free of contraction. गवर्नमेंट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, इसकी स्पेलिंग आती है ना। मेरी बहुत आदत थी कॉन्ट्रैक्ट करने की वर्ड्स को, तो मेरे टीचर मुझे कहा करते थे, योर मार्क्स विल आल्सो गेट कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, पूरा लिखोगे। And any sort of slang, for instance, whiz, government, strongly disapproved in any write-up. Do not underline introduction, conclusion of essay. Some important words in the main body can be underlined. Use a pencil. Pencil से underline करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, messy look नहीं आता है। अब underline में बोलते हैं कि भाई सारा ही underline कर रहे हो, ठीक है। मैंने देखा एक का है सब underline किया हुआ है, almost, ऐसा नहीं है, फिर non important और important कुछ पता ही नहीं चलेगा। Keep grammatical errors to minimum and do not forget to put full stop and comma wherever required. Capital letter mistake must be avoided in all circumstances. India ऐसे लिखते हैं,
Essay should be written in 300 words. How it is acceptable to use 10 words above or below this word limit. 18 minutes is sufficient for one essay. उसमें आपका छोटा सा 2-3 मिनट का रफ ड्राफ्ट भी आपका काम आ जाएगा. अब देखिए ग्रामेटिकल रूल्स है एसे का, तो वो मैं बताना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी स्मॉल वन. और फिर ये लिंकिंग वर्ड्स है. अगर किसी को चाहिए ही लिंकिंग वर्ड्स तो ना फोटो खींच के आप लोग है ना भेज सकते हैं, है ना. जिसके पास भी बुक है, तो जिसने बुक नहीं खरीदी है, ये लिंकिंग वर्ड्स उनके पास रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना. तो आप लोग फोटो खींच के ग्रुप में भेज दीजिएगा. Grammar is the framework upon which all your communication, verbal, non-verbal, is built. This chapter provides a selective overview of the key areas of English grammar that you need to master in order to express yourself clearly and appropriately in an essay section. Its prime aim is to point out the grammatical areas in which students are susceptible to making mistakes. These mistakes, if not nullified, the integrity of your essay content will be at risk. सबसे पहले सेंटेंस. ग्रामर में सेंटेंस आते हैं, और ग्रामर मतलब कहीं पर भी कुछ भी लिखोगे सेंटेंस तो लिखना चाहिए. तो सेंटेंस क्या होता है? मीनिंगफुल वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है और फिर लास्ट में फुल स्टॉप होता है या क्वेश्चन मार्क व्हाटएवर. तो मैंने इसमें लिखा है कि मुझे ऐसे भी कैंडिडेट्स दिखे हैं जो सेंटेंस में पूरा सेंटेंस बना लेते हैं जहाँ पे वर्ब नहीं होता है, तो फिर वो सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब नहीं है. और फिर फुल स्टॉप ही नहीं पुट करते हैं, चलते रहते हैं. फुल स्टॉप का सिग्निफिकेंस ही नहीं पता. They do not even complete their sentence. Such candidates score poorly. Never frame interrogative sentence in any of your answers. Avoid framing long sentences. बार बार एक ही चीज को कह रही हूँ. अब इसका रीजन यहाँ पे बताया. Because they take longer to read and are often more complex and difficult to comprehend. Comprehend means understand. It is quite obvious that the examiner is not obliged. Examiner पर कोई such कंपल्शन नहीं है पढ़ने के लिए टू रीड द सेंटेंस ट्वाइस. एक बार पढ़ा नहीं समझ में आया, सेकेंड टाइम नहीं पढ़ेगा. जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं दोबारा पढ़ूंगी. तो मुझे एक एक ऐसे को, आप लोगों का ऐसे जो मैंने इवैल्यूएट किया है ना, मुझे 20 मिनट्स भी लगे हैं. और किसी किसी में खासकर रणविजय इतना छोटा लिखता है, इतनी टाइनी है लेटर्स, और पता ही नहीं चलता है. मतलब उसका एक लेटर डिटरमाइंड, आई रिमेम्बर, ठीक है, डिटर ऐसे लिखा इसने रणविजय ने, और फिर ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे चला गया. डिटर से मुझे समझ में आया, अच्छा इसने यहाँ पे ये जो चीज है डिटरमाइंड है, ये लास्ट में ना वो डी होगा शायद. तो देख लो भाई, एग्जामिनर दोबारा नहीं पढ़ने वाला है, ये चीज ध्यान रखना. So examiner won't read it twice if he hasn't understood in his first attempt. He will proceed with an unfavorable impression about you. If you feel the sentence too long, break it into 2 sentences by putting a full stop and using conjunction. Avoid framing such sentences like let's begin or as follows. ये सब ना ऐसे में नहीं होता है. Let's में us आ जाता है, इससे नहीं आएगा. Paragraph, अब sentence के बाद paragraph. Paragraph is a short part of text consisting of at least 2 sentences. याद रखना सुनिए, पैराग्राफ में कम से कम 2 सेंटेंसेस होते हैं. शुभम ने जो पैराग्राफ बनाया था उसमें एक ही सेंटेंस था, हर पैराग्राफ में एक ही सेंटेंस था. कम से कम 2 सेंटेंसेस होते हैं, यानी 2 फुल स्टॉप आपको दिखेगा, तभी वो पैराग्राफ होगा. इट बिगिंस ऑन अ न्यू लाइन. द परफेक्ट पैराग्राफ विल कवर ओनली वन आइडिया और सिंगल इवेंट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, ठीक है. It is not overcrowded with varying details about different ideas or event. On the basis of this definition, you can't include only one sentence in a paragraph and cannot include more than one idea in it. Also, do not write a very long paragraph. If you do so, you risk losing your examiner's attention. जब पैराग्राफ छोटे-छोटे होते हैं ना, या सेंटेंसेस छोटे-छोटे होते हैं, तो अटेंशन स्पैन ज्यादा होता है उसमें, पढ़ने में अटेंशन स्पैन ज्यादा होता है. जहां पर पैराग्राफ लंबे हो गए या आपके सेंटेंसेस लंबे हो गए, तो अटेंशन स्पैन रिड्यूस होता जाएगा. जैसे कि आप लोग खुद प्रैक्टिकली देख लो, ऐसे वीडियोस आजकल है ना, शॉर्ट वीडियोस बहुत पॉपुलर हो गए. आप लोग उसको क्या कहते हैं मैं भूल रही हूँ, शॉर्ट वीडियोस होते हैं, ठीक है, 50 सेकेंड्स के. तो हम लोगों को वो वीडियो क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट्स, राइट. तो ना वो आजकल इतने पॉपुलर क्यों हो गए, क्योंकि अटेंशन स्पैन रिड्यूस हो रहा है.
हम लोगों के पास इतना पेशेंस ही नहीं है कि लंबे लंबे मुझे पता है, मैं खुद भी, मैं अपना भी बता रही हूँ, जब मैं देखती हूँ अरे यार 3 मिनट का वीडियो है, इतना देखना पड़ेगा, तो फिर मैं उसको ना फास्ट फॉरवर्ड कर करके देखती हूँ। नहीं है इतना। मुझे कोई मूवी भी अच्छी लग रही है ना, तो उसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर करके देख रही हूँ, क्योंकि इतना इतना ना पेशेंस नहीं है, इतना अटेंशन स्पैन नहीं है। तो जब आप लंबे सेंटेंसेस फ्रेम करते हो या लंबे पैराग्राफ बनाते हो तो अटेंशन स्पैन कम होता जाता है, ठीक है। It is therefore better to keep its length up to a quarter a page. Sentence style: simplicity is a sign of genius. This adage may inspire you to frame a sentence in a plain and straightforward English. Using fanciful, hefty, lofty terms interferes with the comprehension of the sentence. The examiner may even skip reading such grandiose terms. इतना भारी भरकम शब्द कौन पढ़ता है ना? सिंपल सिंपल शब्द लिखो, अच्छा लगता है ना। सिंपलिसिटी हैज पावर, सादगी में शक्ति होती है, हमेशा ध्यान रखना। डू नॉट देयरफॉर अनॉय द एग्जामिनर विथ योर फ्लॉन्टिंग राइटिंग स्टाइल। जीरो पंक्चुएशन, इट इज, मतलब स्टूडेंट्स है ना, लिखते हैं ऐसे कुछ भी, पंक्चुएशन मार्क ही नहीं देते, चाहे वो फुल स्टॉप हो, कहीं पे क्वेश्चन मार्क हो, कॉमा, कुछ नहीं, बस लिखते जा रहे हैं। It is very common bad habit of not worrying about using full stop and commas wherever required. This makes your write-up unreadable. Use appropriate punctuation marks wherever required. A student की squeezing habit होती है, जैसे नागेश ने किया था, और भी स्टूडेंट्स की है, मगर मुझे नागेश का याद आ रहा है, सब कुछ एक ही सेंटेंस में डाल देना। Some candidates have the habit of squeezing too many different ideas in one paragraph or in one sentence. Such habit makes your writing look shabby, messy, and incomprehensible. ठीक है, तो ये ऐसे मेरा खत्म हुआ यहाँ पे। वेरी नाइस। अच्छा, और ये है ना, कोई फोटो भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। कौन फोटो भेजेगा, इसका हाथ उठाओ, जिसके पास भी राइटिंग सेक्शन की बुक है। ठीक है, तरुण आप भेज देना, उत्कर्ष आप रहने दो, तरुण आप भेज देना, ठीक है, वरना बहुत लोग भेजेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तरुण आप भेजोगे फोटो लिंकिंग वर्ड्स के। चलिए, अब जो अभी मैंने पढ़ाया है इस पे कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, फिर हम आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैम मैम वो ऐसे का जो क्वेश्चन एनालिसिस वाला है वो भी स्क्रीनशॉट लेके बोलिएगा, भेज देंगे। ऐसे क्वेश्चन का क्या मैम? ट्रेंड्स आपने बोला था ना कि किस तरह से एसेज के क्वेश्चन आते हैं, ट्रेंड। हाँ, अच्छा, हाँ, वो शुरुआत वाला ना जो मैंने स्किप किया है। यस मैम, हाँ, ठीक है। तरुण, जो ऐसे चैप्टर है उसका जो फर्स्ट पेज में जो है सेगमेंट, उसको अभी फोटो खींच देना, वो पूरा सेगमेंट, वो 2 पेज में कवर होता है, ठीक है। ओके, हाँ, और अच्छा क्लियर फोटो होना चाहिए। इसके अलावा और कोई क्वेरी? यस मैम, किशन। हाँ, बोलिए। हाँ मैम, आपने कंक्लूजन में बोला है कि की कंपोनेंट्स आने चाहिए। हाँ, कोशिश करो। मैम, जो की कंपोनेंट्स है वो मेन बॉडी से कुछ लेना है क्या? थोड़ा मैं सुन नहीं पाया था। देखिए, ऑब्वियसली मेन म्यूट कर लेना। ऑब्वियसली जो मेन बॉडी में आपने बात की है, वो मेन बॉडी से ही आपका कुछ ओपिनियन फॉर्म हुआ होगा, वो ओपिनियन को आपको अपने कंक्लूजन में डालना है, ठीक है। जरूरी नहीं ओपिनियन, सोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। मगर जब आप सोल्यूशन दे रहे हो या आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो आपको ना की कंपोनेंट्स, जो ऐसे क्वेश्चन में ना, उस की कंपोनेंट्स को आप मेंशन कर दोगे ना थोड़ा ब्यूटीफुली इन द सेंस अच्छे से कनेक्ट करके, तो आपका कंक्लूजन पावरफुल हो जाएगा, डेविएटेड नहीं लगेगा। कोई कंक्लूजन एकदम जनरल सा दे देते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को इससे कोई लेना देना ही नहीं होता, ऐसा भी कंक्लूजन मैंने देखा हुआ है। फाइन। ओके, थैंक यू मैम। और कुछ? मैम, एक ऐसे क्वेश्चन है कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, तो मैम इस क्वेश्चन को कैसे कंपोनेंट होना चाहिए कि एडवांटेज, जैसे कि इफेक्ट वाला और नेगेटिव पॉजिटिव, वो बताइए मैम। देखिए, सबसे पहली चीज है टेररिज्म हैज नो रिलीजन, तो आपको सबसे पहले रिलीजन को डिफाइन करना पड़ेगा। रिलीजन क्या होता है? क्यों रिलीजन, क्यों है ना आजकल, करो भाई नागेश, म्यूट करो।
हाँ, क्यों रिलीजन से लोग इतना ज्यादा अटैच होते हैं? हम भी हैं, आप भी हो, क्यों है? और कोई कोई जो एथिस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं, वो लोग नहीं होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कोई कोई अपने रिलीजन से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। क्यों? सेंटिमेंट जुड़ा रहता है। क्योंकि अगर कोई उनके रिलीजन या हमारे रिलीजन पे क्वेश्चन मार्क पुट करता है ना, तो आप ये समझ लो हमारे एंटायर कल्चर पे क्वेश्चन मार्क पुट कर रहा है, क्योंकि हमारे एंटायर कल्चर का फाउंडेशन ही रिलीजन है। हमारे जो वैल्यूज हैं वो हमें अपने रिलीजन से ही मिलता है। तो आप ये सोचो, अगर किसी के रिलीजन पे क्वेश्चन मार्क पुट किया जा रहा है, तो उसके पूरे चरित्र पे, उसके पूरे कम्युनिटी के चरित्र पे क्वेश्चन मार्क पुट किया जा रहा है। इसीलिए राइट्स होते हैं। गॉट इट? तो सबसे पहले आपको रिलीजन को डिफाइन करना पड़ेगा। फाइन। फिर आपको एक ही, और सुनिए, ये वाला जो आप रिलीजन के बारे में बताओगे ना, वो आपको एक ही पैराग्राफ में बताना, दैट टू इन इंट्रोडक्शन। और रिलीजन के बारे में आप बताओ, और फिर जो कॉमन टेनेंट्स है रिलीजन का वो बता दो। वो कॉमन टेनेंट्स क्या है? कि कोई भी रिलीजन किसी को भी किल करने का, मारने का नहीं बोलता है। कोई प्रीच नहीं करता है, कोई रिलीजियस टेक्स्ट ऐसा नहीं है जो प्रीच करता है कि हाँ ब्लड शेड करो। ये सब कोई रिलीजन नहीं करता, ठीक है? एंड टेररिज्म इज सिनोनिमस विद ब्लडशेड, है ना? मानते हो ना? तो ऑब्वियसली टेररिज्म हैज नो रिलीजन। और सेकेंड पैराग्राफ में अगर मैं बोलती हूँ टेररिज्म इज सिनोनिमस विद ब्लडशेड, तो ब्रुटैलिटी, कोई भी रिलीजन ब्रुटैलिटी भी नहीं प्रीच करता है। इट इज सिनोनिमस विद ब्लडशेड, ब्रुटैलिटी, होस्टिलिटी। तो ऑब्वियसली टेररिज्म हैज नो रिलीजन। और मैंने सेकेंड पैराग्राफ में टेररिज्म हैज नो रिलीजन को एक्सपोज कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है? फिर आप एविडेंस दो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज के बारे में बताओ, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड में जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, तो आप, अच्छा अब एक और चीज है इसमें, टेररिज्म होता क्या है वो भी आप हल्का सा सेकंड पैराग्राफ में बताओ, या मुझे नहीं पता कैसा स्ट्रक्चर होगा, मैं तो अभी ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है? टेररिज्म होता क्या है? लोगों के अंदर फियर डालता है ना, उसको हम टेररिज्म कहते हैं, ठीक है? अगर कोई भी फियर इन्फ्यूज कर रहा है जिससे उनके जान को खतरा है, तो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज मानी जाएगी, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि टेररिज्म इज एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म, विद क्रिश्चियनिटी, विद इस्लाम। एनीबडी irrespective of their religion can become terrorist or are terrorist। ये चीज ध्यान रखोगे आप, ठीक है? तो आपको एक गूगल में सर्च करके आपको अमेरिका में, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज में कहाँ कहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई है और कौन कौन से डिफरेंट रिलीजन वाले इन्वॉल्व हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं ये सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है, मगर मैं बोल लेती हूँ कि देखिए, जैसे आरएसएस है, ठीक है? तो आरएसएस का भी अपना एक आइडियोलॉजी है, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है दैट इज नो वे कनेक्टेड टू हिंदुइज्म, नो वे कनेक्टेड टू भगवत गीता, नो। और ये आरएसएस क्या क्या चीज में इंडल्ज्ड है, ये आप लोगों को भी पता है, ये मुझे भी पता है, एंड वी कैन नॉट डिनाई दिस। हम लोग नहीं डिनाई कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप आरएसएस को कोट करें, मगर आप इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप जहां पर भी कोई भी टेररिस्ट एक्ट, अगर आप चाहते हो कि इस ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करो, तो आपको ऐसा गूगल में सर्च करना पड़ेगा जहां पे मुस्लिम्स इन्वॉल्व हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज में, जहां पे हिंदूज इन्वॉल्व है, जहां पे क्रिश्चियंस इन्वॉल्व है, बिल्कुल। तब आप एकदम अच्छे से जस्टिफाई कर पाओगे कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन। ओके, गॉट इट? एनीथिंग एल्स? मैम हम्म मैम आपने जैसे बोला कि जैसे ये आपने जैसे टेररिज्म वाला आप बता रहे थे, तो इसमें आपने बोला कि टेररिज्म और रिलीजन दोनों का आप सेकंड पैराग्राफ में उसको डिफाइन कर सकते हैं मैम। लेकिन मैम मैंने कई ऐसे भी पढ़े हैं जिसमें टॉपिक जो एक जनरल थीम और एक स्पेसिफिक थीम जो होती है मैम, उसके बारे में वो क्या है, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन वो इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखते हैं। लेकिन आपने ऐसा बताया कि आप खाली पार्शियली उसे एक्सपोज करो इंट्रोडक्शन में, तो मैम वो तो
ठीक है धीरज, देखो मैं आपको बताऊं, ऐसे का ना स्ट्रक्चर लूज होता है, बहुत लूज होता है। मैंने इस तरह से मैंने रिलीजन से लेकर शुरू कर दिया, ठीक है। हो सकता है कोई कोई स्टूडेंट टेररिज्म से लेकर शुरू कर ले, हो सकता है कोई कोई स्टूडेंट्स लाइफ से शुरू करे, लाइफ से, फाइन। तो वो आप मैं अपना नजरिया बता रही हूँ, आपका अलग अप्रोच होगा, मेरा अलग अप्रोच, मगर हर अप्रोच में एक चीज ध्यान रखना कि आपको ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा एटलीस्ट इन द फर्स्ट लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन में एक्सपोज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है बस। मगर अगर आप ऐसे सभी स्टूडेंट्स का देखे होंगे, आप देखो कितनी वैरायटी ऑफ इंट्रोडक्शन यू विल फाइंड। आज अभी जो स्पोर्ट्स नेशनलिज्म था, अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किए हैं अपने ऐसे क्वेश्चन को, मैंने बहुत अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ऐसे का स्ट्रक्चर लूज होता है। आपको ऐसे क्यों डिफिकल्ट है, आपको कंटेंट भी लेकर आना है, आपको अपना स्ट्रक्चर भी डिसाइड करना है उसी समय। मैम जैसे आपने बताया कि जैसे पार्शियली उसे एक्सपोज करना चाहिए मैम, लेकिन अगर यही है मैम, क्योंकि मैम सीएपीएफ में जो ऐसे लिखना है वो 300 वर्ड्स में लिखना है, तो मैम वो यानी उतना अगर हम उसको अगर इंट्रोडक्शन हो उतने वार्म अप में ले लेंगे तो हम मेन टॉपिक को हिट करते करते मैम 150-200 वर्ड्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। देखो मैम सुनो धीरज, आपका मैम जो आइडिया है मैम, वो जैसे सिविल सर्विसेज होता है मैम उसमें 1200 वर्ड का ऐसे आता है, मैम उसको मैम उतना उतना बैकग्राउंड से पीछे से खींच के चलो तो मैम 1200 वर्ड्स आप कर सकते हो, लेकिन मैम उसमें आप 300 वर्ड्स मैम अगर मैम फर्स्ट इंट्रोडक्शन में अगर उसे हिट नहीं करेंगे तो मैम वो कैसे मैनेज हो अच्छा पाएगा। ठीक है, अब धीरज सुनो, मेरे ऐसे बुक में टोटल 215 ऐसे है, ठीक है, और मैंने यही अप्रोच फॉलो किया है, और मेरा कभी भी 400 and 500 वर्ड्स हुआ ही नहीं, एंड आई एम एबल टू जस्टिफाई द ऐसे क्वेश्चन। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनो, अब ऐसा नहीं है कि आप बैकग्राउंड दे रहे हो तो आप इलैबोरेटली बैकग्राउंड दे रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो हर ऐसे क्वेश्चन का लिखने का तरीका एकदम अलग होता है, मगर प्रिंसिपल इज सेम, ऑलवेज रिमेंबर दिस, प्रिंसिपल इज सेम। और ये सारे प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आई हैव गॉट मतलब 215 ऐसे तो ऑलरेडी बुक में है, और अगर आप लोग गो थ्रू करोगे तो आप, और अभी भी ये स्पोर्ट्स वाला भी ऐसे मैंने आप लोगों को दिया है, इसमें भी आई हैव followed the same approach, and ऐसा नहीं है कि the word limit got extended to 400 and 500, so you see evidence is there, ऐसा नहीं है धीरज, है ना। तो ये सारे चीजें प्रैक्टिस पर है, और ब्यूटी इसी में है कि ग्रो करे कंटेंट ऐसे में, सीधे इंट्रोडक्शन में सीधे ऐसे क्वेश्चन को हिट कर दोगे, ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा हो, है ना। We should retain the beauty of the essay content. अच्छा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? हाँ मैम, अगर आपकी बुक से ज्यादा नहीं, 2-3 अगर आप मैंने जो ऐसे आपने जैसे लिखा है अगर शेयर करते तो एक समझ में आ जाता कैसे लिखना होता है। देखो जैन, सुनो देखो, आप है ना अपने फ्रेंड्स को बोलो, उनके पास बुक है, ठीक है, अगर वो लोग फोटो खींच के भेजना। मैम मेरा कोई पहचानने वाला नहीं है जिसके पास ये बुक है। इस ग्रुप में कई लोगों के पास बुक है, ठीक है, सभी मेरा कॉन्टेक्ट सभी है, आप ग्रुप में बोल दो, कोई भी ऐसा नहीं है जयंत मेरा फ्रेंड नहीं है मैं उसको नहीं दूंगा, सभी फ्रेंड्स है। और दूसरी चीज है, जो आप अगर YouTube में जाओगे, मेरे चैनल में जाओगे, तो 2020 ऐसे क्वेश्चन, 2021 ऐसे क्वेश्चन, 2019 ऐसे क्वेश्चन, 2018 ऐसे क्वेश्चन, सारा है YouTube में, सब कुछ है। वो तो आपको जाना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है, तो है। और दूसरी चीज है, अभी वाला ऐसे है, इसका आंसर मैंने दे दिया है, अभी जो बाद वाला ऐसे होगा सबका आंसर मिलेगा, आई हैव गॉट दैट दोज ऐसे, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और कुछ स्टूडेंट्स? यस मैम। हाँ बोलिए मैम। मैम एक सेकेंड, कौन बात कर रहा था? नागेश एक बार म्यूट कर लो, कौन बात कर रहा था? शाजिया। हाँ बताइए शाजिया। मैम मैंने जहाँ तक अभी तक सुना है, हर स्टूडेंट के पास ये प्रॉब्लम है कि मैम हम इतना लिखेंगे तो वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगा। मैम मैं अपने ऐसे लिखने बैठी तो मुझे लगा कि मुझे जबरदस्ती खींचना पड़ रहा है 200 वर्ड्स के बाद, तो मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसमें और क्या डालूं, और सबसे ये सुनती हूँ कि वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहा है।
चलो शायद इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। एक्चुअली मैं अब ये वाला सेशन को बंद करके मैं नेक्स्ट सेशन आपकी जो क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस स्पोर्ट्स नेशनलिज्म वो हम बात करेंगे। अभी जो मैंने पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझसे बात कर लीजिए और फिर हम इसको सेशन को एंड करते हैं। मैम हाँ नागेश। मैम टेररिज्म हैज नो रिलीजन, इसके फेवर में ही ऑल पॉइंट लिखना है मैम, अगेंस्ट में लिखा तो चलेगा, जैसे कि टेररिज्म हैज अ रिलीजन। नहीं मत लिखना कभी मत लिखना, गलत हो जाएगा, बहुत गलत। ठीक है। यस मैम आपने बोला है सेकंड पैरा में जो फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे जब डिस्कशन कर रहे थे तब बोला था 3 कंपोनेंट को एक्सपोज करना है। इस मतलब सेकंड पैरा में आफ्टर इंट्रोडक्शन सेकंड पैरा में इसके बाद हर पैरा देके वो जो 3 कंपोनेंट को मैं लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक साथ फॉर एग्जांपल पोर पीपल देन समथिंग और भी शायद था LGBTQ माने ह्यूमन राइट्स एंड सोशल प्रॉब्लम, अगर मैं उनका जो प्रॉब्लम तो सेम ही है इंडिया में, एग्जांपल में देके फॉर एग्जांपल UNDP का डाटा UNHRC का डाटा देके प्रॉब्लम क्या है, किस लिए हो रहा है और गवर्नमेंट का क्या क्या टेक ले रहा है और कंक्लूजन में मैं डाल दूं ये सब होने के बाद भी क्यों सॉल्व नहीं क्यों नहीं हो रहा है और उसका सॉल्यूशन, तो ऐसे अगर लिखूंगा तो ये क्या सही होगा? 4 देखो एक्चुअली जैन देखिए आप जो बोल रहे हैं ना वो ऐसे नहीं समझ में आएगा मुझे जब तक मैं उसको देखूंगी नहीं, है ना, पढ़ूंगी नहीं। ओके ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगी। एनीवेज ये सेशन को मैं एंड कर देती हूँ स्टूडेंट्स फिर, ठीक है? ठीक है एक क्वेश्चन। हाँ ठीक है पूछिए। मैम जैसे इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं किसी भी ऐसे को इंट्रोडक्शन दो में हमने डाटा फैक्ट्स दे दिए 2 पैरा में, एक में हमने इसको काउंटर कर दिया और देखो लास्ट हाँ बोलो ये मैम ये ठीक है मैम ये वाला? देखो वो तो रणविजय मैं फिर से बोल रही हूँ, कैसा क्वेश्चन है आपका, क्या अप्रोच है, कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हो, आपको मैं बता रही हूँ। इसीलिए अभी इसमें हम ऐसे नहीं बोल सकते, इसीलिए मैं अभी वाला जो सेशन है ना वो स्पोर्ट्स नेशनलिज्म और वो वाला मैं लेती हूँ, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है चलिए इस सेशन को मैं बंद करती हूँ, नेक्स्ट सेशन में आते हैं।